हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप अगर आपको चाहिए तो वो कैसे मिल सकती है, उसके लिए शर्तें उन्होंने क्या रखी हैं और कौन से केसेस में आपको स्विट्ज़रलैंड की वहाँ पर सिटीज़नशिप मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देखना है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड जाने का सपना हर किसी का होता है। कुछ लोग वहाँ पर घूमना चाहते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ पर बसने के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जो लोग वहाँ पर जाकर के बसना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया करियर गाइड हो सकता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप कैसे मिलती है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि ये सारा काम जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कौन से डिपार्टमेंट में होता है। द स्टेट सेक्रेटरीट ऑफ माइग्रेशन, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में ये सब कुछ जो आपको सिटीज़नशिप मिलने का पूरा लेखा जोखा है वो देखा जाता है। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से केसेस में आपको जो है वो स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप मिल सकती है। तो सबसे पहली बात, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में ही बॉर्न हुए हैं या किसी स्विट्ज़रलैंड के आदमी ने या औरत ने आपको अडॉप्ट किया हुआ है लीगली, तो फिर आपको स्विट्ज़रलैंड की जो सिटीज़नशिप है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलती है क्योंकि आपके पेरेंट्स वहाँ के हैं। अगर दुनिया की कोई भी औरत किसी भी स्विट्ज़रलैंड के मर्द से शादी करती है या स्विट्ज़रलैंड की औरत किसी बाहर के मर्द के साथ शादी करती है जो कि स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला नहीं है, तो फिर डिपेंडेंट के तौर पर उनको भी वहाँ पर सिटीज़नशिप मिल जाती है। अब बात करते हैं जो सामान्य लोग हैं जिनका कोई वहाँ पर ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, न तो वो वहाँ पर शादी करके गए हैं और ना ही वहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन या किसी ने अडॉप्ट उनको किया है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून बनाया गया है? तो पहले ये कानून हुआ करता था कि जो भी आदमी स्विट्ज़रलैंड के अंदर काम करते हुए 12 साल व्यतीत कर लेता है उसको स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती है। लेकिन अब उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, 2 साल उसमें कम कर दिए गए हैं और जो आदमी वहाँ पर 10 साल तक रहता है फिर उसको वहाँ पर सिटीज़नशिप मिल जाती है। अब अगर कोई भी व्यक्ति 8 से 18 साल के बीच का है तो फिर जितने साल तक वो वहाँ पर रहता है उसके 2 गुने पकड़े जाते हैं। तो मान लीजिए कोई 8 साल का बच्चा है, वो वहाँ पर 4 साल तक रहा है तो उसका एक्चुअल वहाँ पर रेसिडेंट जो है वो 8 साल का पकड़ा जाएगा। तो बस उसे 2 और साल वहाँ पर निकालने हैं, यानी कि 6 साल अगर वो कर लेगा तो फिर उसकी जो वहाँ के रेसिडेंटशिप है वो 12 साल की पकड़ी जाएगी और उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगा। तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको मिल जाता है, आप सर्टेन सम ईयर्स तक वहाँ पर रह जाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन के तहत आप वहाँ के नागरिक ही बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको बाहर से उसको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो भी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार आपको स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप मिल गई, फिर आप दुनिया में कहीं भी रहें, आप स्विट्ज़रलैंड में ना रहें तो भी आपके पास स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप ज़रूर होगी, आप स्विट्ज़रलैंड के नागरिक ज़रूर कहलाएंगे। आपको वहाँ पर वोट करने का भी ज़रूर अधिकार मिलेगा और साथ ही साथ किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए अगर आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ भी सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्विट्ज़रलैंड का पासपोर्ट मिलेगा, जिसका पावर जो है, एक पासपोर्ट पावर करके कॉन्सेप्ट होती है जिसके अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज़ आती हैं जिनके पासपोर्ट को बहुत सारे कंट्रीज़ में माना जाता है, फिर आपको वीज़ा भी नहीं लगता है। तो वैसी पासपोर्ट पावर रैंकिंग स्विट्ज़रलैंड के पासपोर्ट की 3rd पे है दुनिया में। 3rd मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है स्विट्ज़रलैंड का। और इसके तहत स्विट्ज़रलैंड का कोई भी व्यक्ति 150 ऐसे देश हैं जहां पर बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पासपोर्ट की पावर कितनी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से उसे वहाँ पर ऑब्टेन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप है तो आपको इसमें थोड़ी आसानी ज़रूर हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड की सिटीज़नशिप लेते हैं तो वहाँ पर मिलिट्री सर्विस
बिल्कुल कंपलसरी है एटलीस्ट 1 ईयर की। जैसे इजराइल के अंदर है, आपको पता होगा कि इजराइल के हर एक नागरिक को जो कि एबल बॉडीड है, जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ऐसे हर एक औरत को, ऐसे हर एक मर्द को मिलिट्री के अंदर कम से कम 4 साल सर्व करना पड़ता है। तो वैसे ही स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो भी एबल बॉडीड मेल और फीमेल्स हैं, उनको कम से कम 1 साल उनके मिलिट्री में गुजारना पड़ता है, यानी कि मिलिट्री ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अब बात करते हैं ये बर्थ का क्या खेल है। तो मैंने आपको सिंपल से तो बता दी कि कोई अगर वहाँ पर जन्म लेता है तो उसको मिल सकती है सिटीजनशिप, या उसको अगर अडॉप्ट कर लिया जाता है किसी स्विट्ज़रलैंडिश आदमी के द्वारा या औरत के द्वारा, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन कुछ और केसेस भी हैं जहाँ पर आपको स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स की आप संतान हैं जिनमें से कोई एक स्विट्ज़रलैंड का नागरिक था और दूसरा नहीं था, आप उनके संतान हैं उनकी, तो भी आपको वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा फादर वहाँ का था या मेरी मदर वहाँ की थी, तो मैं स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप क्लेम कर रहा हूँ, तो आपको मिल सकती है। लेकिन बशर्ते आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका जो भी कोई पेरेंट था, जो आप कह रहे हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड का नागरिक था, तो उसकी नागरिकता आपको वहाँ पर सिद्ध करनी होगी, वहाँ पर प्रूव करनी होगी कि हाँ ये स्विट्ज़रलैंड के ही रहने वाले थे, तो उसके बलबूते पर मुझे भी दी जाए। अगर आप किसी बिन बिहाई माँ के संतान हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड की रहने वाली है, तो भी आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके अलावा कोई अगर ऐसे बाप की आप संतान हैं जिनका उम्र जो है, जिनकी उम्र वो 22 से कम थी और जो अभी मैरिड नहीं है, तो फिर आप वहाँ की सिटीजनशिप फिर भी क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसी संतान जो कि 22 साल से कम उम्र की है और उसको न्यूट्रलाइजेशन के तहत वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं दी गई है, और वो आदमी जो है वो 5 साल तक लगातार अगर स्विट्ज़रलैंड में रहा है, तो फिर उसको मिल सकती है। क्योंकि उसका नेचुरल न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मिल सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा आदमी भी वहाँ पर क्लेम कर सकता है जिसके पेरेंट्स स्विट्ज़रलैंड के थे, लेकिन उन्होंने अपनी नागरिकता खो दी है। अब स्विट्ज़रलैंड ने उनको अपना नागरिक मानने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी वो स्विट्ज़रलैंड के साथ अगर कुछ क्लोज टाइज दिखा सकते हैं, जैसे कि मेरी दादी, मेरे दादा, चाचा, जो भी है, कुछ ब्लड रिलेशन वाले अगर कोई दिखा सकते हैं आप, तो फिर भी आप स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कि अप्लाई कर दिया तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे। तो स्विट्ज़रलैंड की जो वहाँ की लैंग्वेज है, जिसे कहा जाता है स्विस नेशनल लैंग्वेज, तो उसका आपको रीडिंग का B1 लेवल का ज्ञान चाहिए और रिटर्न का A2 लेवल का ज्ञान वहाँ पर होना चाहिए, और उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि वहाँ की लैंग्वेज आपको लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। इसके अलावा आपको स्विस लाइफ के अंदर वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उन्हीं के साथ वहाँ पर शरीक होना पड़ेगा। तो उनके लिए स्विस लाइफ में एंटर होने के लिए एक तरीके से विधि हम कह सकते हैं, तो वो भी कंडक्ट किया जाता है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई आपको ओथ वगैरह दी जाती हो कि मैं स्विट्ज़रलैंड का नागरिक हूँ और अपने देश के प्रति प्यार वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके की कुछ सेरेमनी हो सकती है। इसी के साथ साथ स्विस रूल ऑफ लॉ जो है उसके साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी के साथ साथ वो आदमी स्विट्ज़रलैंड के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से थ्रेट पोज करने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के लिए कहीं से भी अंदरूनी या बाहरी खतरे का कारण वो आदमी नहीं बनना चाहिए। तो ये भी उनकी एक शर्त है। तो दोस्तों ये कुछ उनकी शर्तें हैं, उनमें से जो लैंग्वेज वाला है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि स्विस नेशनल लैंग्वेज जो है वो हमें लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो इस एप्लीकेशन के लिए जो है वो आपको वहाँ की करेंसी के अनुसार 1000 देने पड़ेंगे। तो वहाँ की करेंसी को बोला जाता है CHF। 1000 CHF आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। टिपिकली ये पूरी प्रोसेस होने के लिए 1 साल का वक्त लगता है। और वहाँ पर जो है वो आप आपके लोकल कैंटन या कम्यून से वहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वहाँ का जो कैंटोनल न्यूट्रलाइजेशन अथॉरिटी, उनके सामने आपका एप्लीकेशन जाने वाला है। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको आपका C रेसिडेंट परमिट भी वहाँ पर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड लैंग्वेज स्कूल स्विट्ज़रलैंड की कोई भी है वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर आपको देनी पड़ती है और ऑब्वियसली वो पूरा एप्लीकेशन भी आपको ड्यूली फिल्ड देना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, जो कि आपके कैंटन के ऊपर और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं वहाँ पर शादी करके अगर आप जाते हैं तो फिर क्या क्या रूल्स रहेंगे। तो उनमें से पहला रूल ये है कि टोटल आपको 5 साल तक वहाँ पर रहना पड़ेगा कम से कम, और एप्लीकेशन जो है वो करने के 12 महीने पहले तक आपको वहाँ तक वहीं पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल तक रहे फिर कुछ साल नहीं रहे और फिर 2-4 साल बाद आपने वहाँ पर नेशनलाइजेशन के लिए, वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसके इमीडिएट 3 साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाता है, तो उसके इमीडिएट 3 साल पहले तक आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा और कम से कम वो 12 महीने तो ज़रूर वहाँ पर आपको रहना ही पड़ेगा, यानी कि वो 1 साल जो है वो तो ज़रूर ही देखा जाता है। साथ ही साथ एटलीस्ट आप 3 साल तक मैरिड वहाँ पर होने चाहिए। बाद में आगे चलकर आपका डिवोर्स हो गया, जो भी हो गया, लेकिन कम से कम 3 साल तक आप मैरिड होने ही चाहिए। इसी के साथ साथ जो शादी करके आ रहे हैं उनके लिए भी स्विस नेशनल लैंग्वेज का वहाँ पर ज़रूर उन्होंने शर्त रखी है कि उसको भी रीडिंग लेवल B1 और राइटिंग लेवल A2 तक का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो स्विस लाइफ है उसके अंदर आपको आपका इंटीग्रेशन किया जाएगा वहाँ के कस्टम्स और कल्चर के अनुसार, और बाकी की शर्तें बिल्कुल पहले की तरह ही हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड के किसी भी बाहरी या अंदरूनी डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके से खतरा पोज नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, और साथ ही साथ वहाँ का जो रूल ऑफ लॉ है उसके साथ कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं रेफ्यूजीज़ की, कि जो लोग स्विट्ज़रलैंड के अंदर एज अ रेफ्यूजीज़ के तौर पर दाखिल हो जाते हैं उनकी क्या केस होती है। तो ऐसे रेफ्यूजीज़ को जो है वो C परमिट नहीं मिलता है, उनको F परमिट मिलता है, और F परमिट का जो है वो वहाँ पर नियम और ज़्यादा सख्त हैं। तो जो आदमी F परमिट वाला है यानी कि रेफ्यूजी है, उसको स्विट्ज़रलैंड के अंदर कम से कम 20 साल तक रहना पड़ता है, तभी वो वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं पर जिनके पास C सर्टिफिकेट है वो 10 साल के अंदर ही, यानी कि 10 साल होने के बाद ही सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सादी सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो अगर किसी आदमी को जिसका कोई वहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसकी शादी स्विट्ज़रलैंड में नहीं हुई है, जिसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई स्विट्ज़रलैंड के नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वहाँ पर जाकर के स्विट्ज़रलैंड की मेंबरशिप लेनी है तो उसके पास वहाँ का C परमिट होना चाहिए, या तो वो वहाँ पर काम से जाना चाहिए किसी कंपनी के द्वारा जहाँ पर वो कुछ साल तक काम करता रहे, और फिर वहीं पर C परमिट पाने के बाद काम करने का भी आपको अवसर प्राप्त होता है वहाँ पर। तो वही की किसी कंपनी के साथ अगर वो काम करता रहे और वहाँ पर रहे और 10 साल ऐसे कंप्लीट कर ले तो फिर उसको वहाँ की सिटीजनशिप ज़रूर मिल सकती है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आखिर स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप चाहिए तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।